हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। खैर चलिए अपने टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें पहला टाइप हम लोगों ने देखा था इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को हम लोग कई नाम से जान रहे थे, इनबॉर्न, इनहेरेंट और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो किसी स्पेशल कीटाणु के खिलाफ नहीं था, इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो हमें माता पिता से मिलता था। इनहेरेंट इसलिए कहा गया और इनेट क्योंकि वो जन्म के साथ ही हमें मिलता है। आज हम उसके दूसरे टाइप की ओर चलेंगे और वो है एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब कि ये हमें अपने मदर फादर से नहीं मिल रहा है, ये जन्म के बाद बॉडी खुद डेवलप करेगी ये क्वालिटी, ताकि वो किसी माइक्रोब से, किसी पैथोजन से आपकी रक्षा कर सके। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड भी कहते हैं क्योंकि खुद हम ये डेवलप करते हैं अपनी बॉडी में, और इसे हम लोग नॉन इनहेरेंट क्योंकि ये हमें अपने माता पिता से प्राप्त नहीं होता, और इसे हम लोग स्पेसिफिक भी कहेंगे क्योंकि इस एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स पाए जाते हैं। अब किसी एक पार्टिकुलर माइक्रोब्स के खिलाफ जो हमारी बॉडी कैपेसिटी डेवलप करती है, टूल फॉर्मेशन करती है कि उसको डिफीट किया जाए, तो वो एक स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे रियो वायरस है, तो रियो वायरस जो है वो कॉमन कोल्ड के लिए कॉज करता है। अगर हमारी इम्यून सिस्टम रियो वायरस के खिलाफ एक्शन लेती है, कोई टूल बनाती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, तो वो टूल सिर्फ रियो वायरस के खिलाफ ही यूज हो सकता है। अब वो दूसरे किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ यूज नहीं किया जाएगा, इसलिए ये स्पेसिफिक हो जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमने वहां तो जाना कि हो जाता है, कैसे हो जाता है, जैसे हर ताले की स्पेशल चाबी वाली कहानी है। लेकिन आज हम देखेंगे उसको पूरी गहराई में कि ये होता कैसे है, कैसे कोई स्पेशल टूल बनता है या कैसे उसको किल किया जाता है। ठीक है, तो एक चीज और आपको बता दूं, एडेप्टिव इम्यूनिटी देखिए दो तरह से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, हमारे जो जवान होते हैं, जो सेना है या पुलिस में है, वो लोग कीटाणु को मारने के लिए दो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि एक होता है बॉडी के थ्रू मारना और दूसरा होता है किसी गन या डिवाइस के माध्यम से उसको किल करना। देखिए, अगर सामने आपके उग्रवादी आ जाता है तो हो सकता है कि आपके पास हथियार ना हो, तो हथियार नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उसको किल करने की कोशिश करेंगे, उसको डिफीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह से हमारे इम्यून सिस्टम में भी कुछ WBC सेल्स हैं जो क्या करती हैं, डायरेक्ट पैथोजन से, माइक्रोब से यानी एंटीजेंस को फाइट करती हैं और उसको किल करती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो वहां पे डायरेक्ट सेल ने स्टेप लिया है उसके खिलाफ, इसलिए, और वो आपको उस कीटाणु से मुक्ति दिला रहा है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहेंगे। लेकिन मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हो सकता है कि हमारी सेना ने हथियार डेवलप किया हो, जैसे बॉम्ब बनाया हो या कोई गन बनाया हो, तो वो गन और बॉम्ब के माध्यम से यदि किसी कीटाणु को मारती है यानी उग्रवादी को किल करती है, तो वो गन मेडिएटेड हो जाएगा, वो बॉम्ब मेडिएटेड किलिंग हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारी WBC में क्षमता होती है कि वो स्पेशल टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी एंटीबॉडी, आप जानते हैं उसके नाम से, एंटीबॉडी बना सकती है और उस एंटीबॉडी की मदद से उस कीटाणु को किल कर सकती है और आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो यहां पे हमारी WBC ने क्या किया, एंटीबॉडी का उपयोग किया और आपको कीटाणु से मुक्ति दिलाई। तो यहां पे ये जो इम्यूनिटी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। यहां सेल ने डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया, उसने पहले एंटीबॉडी डेवलप किया, एंटीबॉडी की मदद से डिफीट किया आपके पैथोजेंस और माइक्रोब्स को और आपकी प्रोटेक्शन की, इसलिए यहां पे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी कहेंगे। तो बेसिकली आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो यहां पे मुख्यतः दो प्रकार की हम लोग पढ़ेंगे। एक आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो यहां फिगर बना हुआ है, मैं डिस्क्राइब करूंगा जस्ट अभी, और एक एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी जो कि आगे फिगर बनाऊंगा ड्रॉ करके, तब आपको समझाऊंगा। चलिए अब थोड़ा सा यहां समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि आखिर कोई भी पैथोजन या माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंट्री कैसे करता है। देखिए, ये आपको मैंने एक छोटा सा फिगर बना रखा है, इस फिगर में मैंने आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ कंटामिनेटेड फूड शो किया गया है और उसमें पैथोजन लगे हैं। आपने क्या किया, अनलकीली एक्सीडेंटली उसे इनगल्फ कर लिया।
तो यहाँ पे देखिए भोजन चबाने के बाद बोलस बन गया, बोलस फिर ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आ गए। आप देख सकते हैं भोजन पच रहा है और बैक्टीरिया वहां से आगे बढ़ रहा है। तो ये बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन तक पहुंच चुका है। अगर ये बैक्टीरिया किल नहीं हुआ, स्टमक में बच गया, तो वो इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वो कोशिश क्या करता है, इंटेस्टाइन से आपके ब्लड पाइप और ब्लड पाइप से लिम्फेटिक वेसल में जाने की कोशिश करता है। अब सवाल है ये कैसे हो पाएगा। आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि आपके इंटेस्टाइन की भीतरी दीवारों पे उंगली नुमा रचना होती है जिसे विलाई कहा जाता है। तो मैंने एक छोटा सा सेक्शन इंटेस्टाइन का काटा है और आपको जूम करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए ये इंटेस्टाइन का पार्ट है और ये इस तरह से मैंने ये उंगली नुमा रचना बनाई है जिसे विलाई कहते हैं, इंटेस्टाइनल विलाई। अब याद रखिए कि इंटेस्टाइनल विलाई जो है उसकी भीतरी दीवार पे इपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं और इपिथेलियल सेल्स के मेम्ब्रेन में भी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। तो आपको मैंने वो सेल्स दिखा रखा है, यहाँ पे देखिए ये सेल्स हैं और ये सेल्स में माइक्रोविलाई भी मैंने आपको दिखा रखा है। ठीक इसके नीचे मैंने ब्लड कैपिलरी दिखाया है और उसके नीचे मैंने आपको लिम्फेटिक वेसल भी दिखा रखा है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं कि बेटा कैसे ये आपका माइक्रोब्स भोजन के माध्यम से आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचा एंड देन फ्रॉम इंटेस्टाइन से वो कहां गया, इपिथेलियल सेल्स में, इपिथेलियल सेल से ब्लड पाइप में आ गया, यानी ब्लड कैपिलरीज में वो एंट्री कर चुका है। ये हमारा जो है पैथोजन जो है, या लिख सकते हैं हम लोग पैथोजन इन कैपिलरी। तो ये ब्लड कैपिलरी में पैथोजन आ चुका है। अब ब्लड कैपिलरी से वो कहां एंट्री कर रहा है, लिम्फेटिक वेसल में जा रहा है। लिम्फेटिक वेसल से जाने के बाद वो कहां पहुंचता है, लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड एक ऐसा सेंटर है जहां पे आपके डब्ल्यूबीसी ट्रेंड होते हैं। आपके डब्ल्यूबीसी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, यानी कि वहां पे बहुत सारे डब्ल्यूबीसी होंगे। उन्हीं में से कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसे भी होंगे जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कोई भी हो सकता है, जैसे कि डीसी हो सकते हैं, मैक्रोफेज हो सकता है, ये सब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। तो आप देखिए अगर इसको हम डीसी सेल मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यूबीसी दिखाया मैंने और इसको मान लेते हैं कि ये डीसी सेल है, डेंड्रिटिक सेल्स है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया यहाँ लिम्फ नोड में पहुंचा और जाहिर सी बात है लिम्फ नोड में बैक्टीरिया पहुंचा है और वहां पे डीसी सेल है, तो इन दोनों के बीच इंटरेक्शन जरूर होगा। और यही तो मेन मैकेनिज्म है कि इंटरेक्शन के फलस्वरूप होने वाला क्या है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का एनकाउंटर हो रहा है सीधे सीधे बैक्टीरिया के साथ। अब डब्ल्यूबीसी उसके खिलाफ एक्शन लेने वाला है। यहां पे जो डब्ल्यूबीसी है उसे हमने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहा है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्यों कहा है, क्योंकि वो एंटीजन को प्रेजेंट करेगा। जाहिर सी बात है एंटीजन को प्रेजेंट करेगा मतलब किसी को देगा। देखते हैं किसको देता है या किसको बताता है उसके बारे में। अब ये मेन मैकेनिज्म हम देखने जा रहे हैं कैसे ये कार्य होता है। यहां तक तो आपने छोटा सा एक एंट्री मैकेनिज्म देखा, ओके। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक एपीसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं कि ये पैथोजन जो है ये आपकी एपीसी सेल उसको फेगोसाइटोसिस कर रही है, यानी उसे निगल रही है। निगलने के बाद फेगोसोम बन जाता है, एक मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन की थैली में वो बैक्टीरिया इनगल्फ हो जाता है, यानी कवर्ड हो जाता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके सेल के अंदर लाइसोसोम होती है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब ये लाइसोसोम आके इस फेगोसोम के साथ मिक्सअप हो जाता है, फ्यूज कर जाता है और फेगोलाइसोसोम नाम का एक कंपार्टमेंट बनाता है। उस कंपार्टमेंट में क्योंकि लाइसोसोम आके फ्यूज हो चुका है तो उसमें एंजाइम्स भी होंगी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगी। वो एंजाइम्स क्या करती हैं, बैक्टीरिया का पाचन कर देती है, दैट मींस उसको डाइजेस्ट कर देती है। डाइजेस्ट करने के बाद बैक्टीरिया के सरफेस पे जो एपिटॉप्स होते हैं, जिसको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पेप्टाइड कह सकते हैं आप, वो रिलीज होता है। देखिए ये आपका एंटीजेनिक पेप्टाइड है ये, ओके। और इसी दौरान एक घटना और होती है, एक जीन एक्टिवेट हो चुका है। इस जीन को मैं एमएचसी जीन फर्स्ट कहता हूं, एमएचसी फर्स्ट जीन्स। ये एमएचसी फर्स्ट जीन्स जो होती हैं बेटा ये एक्टिव हो गई और इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन होने के कारण एमएचसी एमआरएनए बनी और एमआरएनए जाके आप देख सकते हैं राइबोसोम पे ट्रांसलेट हो रही है और एमएचसी फर्स्ट रिसेप्टर प्रोटीन बन रहा है। जैसे रिसेप्टर प्रोटीन बनता है, ये जो एंटीजेनिक पेप्टाइड है उसको रिसेप्टर प्रोटीन पे लोड किया जा रहा है और लोड करने के बाद उसे मेम्ब्रेन पे इंटीग्रेट किया जा रहा है। और इस तरह से इंटीग्रेट किया जा रहा है कि एमएचसी रिसेप्टर प्रोटीन का निचला हिस्सा यानी पीछे वाला टर्मिनल मेम्ब्रेन में धंसा है और जहां पे पेप्टाइड वो बाहर की ओर एक्सपोज हो रहा है। इस तरह से एक्सपोज हो रहा है जैसे कि पुलिस वाले ने किसी उग्रवादी को पकड़ लिया, पकड़ना है तो उसने क्या किया, उसका पोस्टर लेके चिपकाना शुरू कर दिया मोस्ट वांटेड करके। तो एमएचसी रिसेप्टर क्या कर रहा है, पेप्टाइड निकाल के प्रेजेंट कर रहा है और सबको बता रहा है देखिए साहब इस तरह के डिजाइन का कोई बैक्टीरिया आ चुका है बॉडी में, हमें इसके खिलाफ
लड़ना है, इससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि मोस्ट वांटेड का ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा है वो। ओके, अब ये किसको दिखा रहा है, ये सोचने वाली बात है। ओके, तो ये दो तरह से हो सकता है। एक आपका होता है कि ये आपके एक टी हेल्पर सेल का फॉर्मेशन करें। कैसे करेगी, देखिए जैसे ये घटनाएं हो रही हैं उसी दौरान एक प्रोटीन भी बनेगा इंटरल्यूकिन 12। अगर ये इंटरल्यूकिन 12 सिक्रीट कर देती है तो एक सेल होती है प्री TH1। प्री TH1 मतलब TH1 का अर्थ होता है टी हेल्पर सेल 1, क्योंकि टी हेल्पर सेल 2 भी होती है। तो ये पहली टाइप है। यदि यह इंटरल्यूकिन इस एपीसी सेल से सिक्रीट होता है इंटरल्यूकिन 12 और वह प्री मतलब अभी वो हेल्पर सेल के फॉर्म में आई नहीं है, वो मैच्योर नहीं हुई है, अभी इमैच्योर कंडीशन में है, तो वो जैसे ही अगर इसका सिग्नल प्राप्त करेगी ये क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर होने के बाद क्या होगी, टी हेल्पर सेल 1 बन जाएगी। देखिए इसका नाम है टी हेल्पर सेल, जाहिर सी बात ये हेल्प करेगी, ये एक्शन नहीं लेगी किसी कीटाणु के खिलाफ, यह हेल्प करेगी। देखते हैं किसकी हेल्प कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो तरह की प्रोटीन्स बना रहा है, एक TNF बीटा यानी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा और दूसरा है इंटरफेरॉन गामा। ये दो तरह के सिग्नल प्रोटीन्स यानी सिग्नल मॉलिक्यूल बना रहा है और उसे सिक्रीट कर रहा है। अगर ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स मैक्रोफेज को मिल गया तो मैक्रोफेज को जानकारी हो जाती है कि किस एरिया में किस डिजाइन का बैक्टीरिया एंट्री कर चुका है। अब क्या होगा, अब ये मैक्रोफेज इस सिग्नल को प्राप्त करने के बाद बाकी जितने भी बैक्टीरिया, जैसे एक बैक्टीरिया को तो इसने खा लिया था, लेकिन एक ही बैक्टीरिया तो ब्लड में आया नहीं होगा, बैक्टीरिया तो लाखों की संख्या में भी हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स में हो सकते हैं। तो अब ये क्या होगा, मैक्रोफेज जाके उन सारे बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के खा के डाइजेस्ट करेगा। तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेल से डायरेक्ट कीटाणु को मारा जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और इस पूरे कार्य में देखिए सेल ही रोल प्ले कर रहे हैं सॉरी, कोई एंटीबॉडी नाम का चीज नहीं बनाया जा रहा है। तो ये पहला पाथवे था। अब इसका दूसरा पाथवे भी है। यदि आपकी एपीसी की मुलाकात किससे हो जाए, सीटीसी सेल से, साइटोटॉक्सिक टी सेल, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके साइटोप्लाज्म में जरूर टॉक्सिकेंट्स होंगे। देखते हैं कब कैसे होगा वो। आइए देखिए, सीटीसी सेल जो है वो क्या करती है, सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से इंटरेक्ट करती है। जैसे होता है ना कि हीरो है और हीरो अपने दोस्त से इंटरेक्ट कर रहा है। दोस्त ये है जो बता रहा है, क्या बता रहा है, गुंडे के बारे में बता रहा है कि गुंडा इस वैरायटी का आ रखा है मार्केट में। तो हीरो उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा है। भैया अगर किसी को समझना है तो उसके करीब जाना होगा, आपको उसके साथ इंटरेक्शन करनी होगी, आंखों से आंखें मिलाना होगा, उसको देखना होगा, उसके साथ बातें करनी होंगी, उससे हाथ मिला, बहुत सारे इंटरेक्शन एक दूसरे के बीच होगा, तब बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे कि मुद्दा क्या है। वैसे ही यहाँ पे मुद्दा समझा जा रहा है। यहाँ पे देखिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और ये आपकी साइटोटॉक्सिक टी सेल आ गई। अब यह सेल क्या कर रही है, देखिए इसमें मैंने बताया था कि ये एमएससी पे आपका पेप्टाइड प्रेजेंट किया है, तो इसके पास में क्या है, CD8 रिसेप्टर। वो CD8 रिसेप्टर से इस पेप्टाइड के बारे में सिग्नल प्राप्त कर रहा है। कौन, सीटीसी सेल। इसी दौरान ये सिग्नल जब प्राप्त कर रहा है उसी दौरान ये एक दूसरे से मजबूत अटैच रहे, इसके लिए बाकी भी अटैचमेंट्स हो रहे हैं। इसके सेल मेम्ब्रेन पे, इसके सेल मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स पाई जा रही हैं, वो क्या कर रही है, आपस में इंटरेक्शन कर रही है। देखिए इसका CD22 और इसका CD45R ये आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे आपका TCR टी सेल रिसेप्टर इसके MSC से वो कर रहा है इंटरेक्शन। यहाँ पे LFA1 ये ICAM4 के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है और ये LFA3CD2 के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है। ये सब क्या है, ये सब एसेसरी इंटरेक्शंस हैं जो हेल्प कर रहे हैं, दोनों के एक दूसरे के करीब रख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि इन दोनों के बीच में बेहतर कन्वर्सेशन हो सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके। किस बात की अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इस बात की कि कैसा कीटाणु आया है और किस तरह से उसके खिलाफ एक्शन लेना है। जब यह आपका सिग्नल प्राप्त कर लेता है सीटीसी सेल, तो इसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, और प्रोग्रामिंग होती है किस चीज के लिए, डेथ के लिए। यानी सीटीसी सेल क्या करती है, अब वो डू और डाई का कंडीशन करेगी, ये जाएगी कीटाणु को मार देगी और खुद भी मर जाएगी। यानी पीसीडी, प्रोग्राम सेल डेथ प्रोसेस को फॉलो करने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, सिग्नल प्राप्त करने के बाद प्रोलिफरेट हो रही है, यानी बहुत सारी
सेल्स में डिवाइड हो गई है, डाटर सेल्स। लेकिन ये डाटर सेल्स कैसी सेल्स हैं? ये सब नाइव सेल्स है, नवजात कोशिकाएं, और इन सब में प्रोग्रामिंग हो सकता है कि उन्हें कीटाणु के साथ साथ मर जाना है। यानी कि मानव बॉम्ब जो आपने सुना है कि वो बॉम्ब लगा लेते हैं शरीर में और जाके किसी भी आदमी जिसको मारना होता है टारगेट, उसके साथ लिपट जाते हैं और खुद भी उड़ जाते हैं, उसको भी उड़ा देते हैं। कुछ इसी तरह से ये सेल्स भी जो है क्या है, एक तरफ से बॉम्ब है, और ये सब क्या करेंगी, बैक्टीरिया को किल करेंगे और स्वयं भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। आइए कैसे ये काम करते हैं ये मैं बताता हूं। आप देखिए नाइव सेल्स मैंने यहां बना रखा है। कुछ नाइव सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें एस्टरेज एंजाइम्स होती है, जिनको ग्रेन्यूल्स के रूप में दिखता है तो उसको ग्रैन एंजाइम्स भी कहते हैं। ये जो आपके नाइव सेल्स में होती है, और जैसे ही नाइव सेल्स का मुलाकात किससे होता है, बैक्टीरिया से, उसको निगल जाता है। अगर नाइव सेल ने बैक्टीरिया को निगल लिया तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होगा, सारे ग्रैन एंजाइम्स उस बैक्टीरिया पे टूट पड़ेंगे। और जाहिर सी बात है, ये एंजाइम्स यदि बैक्टीरिया के प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं तो यह नाइव सेल के मेम्ब्रेन को और नाइव सेल के साइटोप्लाज्म में जो भी चीजें उपलब्ध है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उन सबको भी डाइजेस्ट कर देगी। अब ये आत्मघाती थैली जैसा काम कर रहा है और ये नष्ट हो गया। अब यहाँ पे पीसीडी प्रोसेस हो गई, प्रोग्राम सेल डेथ। इसमें प्रोग्रामिंग पहले से थी कि उसको मरना है, और उसने बैक्टीरिया को लिया, उसको डाइजेस्ट किया और खुद का भी पार्ट्स उसका डाइजेस्ट होके खत्म हो गया। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू नाइव सेल्स जो है क्या कर रही है, बैक्टीरिया को किल कर रही है। एक दूसरा प्रोसेस भी है, इसमें देखिए नाइव सेल्स में कुछ पोरिन मोनोमर्स हैं, पोरिन्स प्रोटीन्स होती हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, और कैल्शियम भी है। जैसे ही बैक्टीरिया सामने आता है, यह क्या करती है, कैल्शियम और पोरिन्स को बाहर सिक्रीट कर देते हैं। देखिए कैल्शियम और पोरिन को बाहर सिक्रीट किया जा रहा है, और बैक्टीरिया के सरफेस पे कैल्शियम की मदद से ये पोरिन आपस में क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन करने लगते हैं। कैल्शियम की मदद से जब ये जुड़ने लगते हैं तो ये पॉलीमर बन जाते हैं और मेम्ब्रेन पे जाके एक चैनल प्रोटीन बना देते हैं। चैनल प्रोटीन बनते ही क्या होता है, बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म बाहर लीक करने लगता है, और लीकेज के कारण, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के लॉस के कारण बैक्टीरिया श्रिंक कर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहां पे आपने देखा कि किस तरह से इस नाइव सेल्स ने आपको कीटाणु से मुक्ति दिला दी। तो ये जो था आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात थी। यहाँ पे जो भी आपके कीटाणु को मारने का कार्य किया गया, यहाँ डायरेक्ट सेल का एक्शन लिया गया, यहाँ कोई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं दिखाया गया है, इसलिए इसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हम लोग कहेंगे। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, टाइप्स, वो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसे हम लोग एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। अब उसके लिए हमें इस फिगर को मिटाना पड़ेगा और एक नया फिगर बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरा वाला एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, चलिए अब उसको देखते हैं कि कैसे एंटीबॉडी की मदद से हमारे WBC माइक्रोब से हमारी रक्षा करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे हेडिंग भी बनाया ह्यूमरल, और इसे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, और यहाँ पे भी वही चीजें होने वाली है, बस यहाँ पे एक एंटीबॉडी नाम का चीज बनने वाला है। तो देखते हैं वो कैसे बनता है और वो एंटीबॉडी कैसे मदद करता है हमारे WBC सेल्स को कीटाणु से लड़ने में। तो जो चीज यहाँ पे हो रहा है वही चीज यहाँ पे फिर से रिपीट हो रही है, बस यहाँ पे जो हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जैसे यहाँ WBC मैंने लिखा था और पिछले फिगर में मैंने उसको मैक्रोफेज बताया था, डेंड्रिटिक सेल बताया था, सॉरी। अब वो जो है यहाँ पे क्या है, बी सेल है। यदि एंटीजन को प्रेजेंट करने वाली सेल बी सेल है तब एंटीबॉडी फॉर्मेशन का कार्य होगा। यदि बी सेल नहीं है तो दूसरी कोई भी एपिसिस सेल है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में रोल प्ले नहीं करती है। तो एंटीबॉडी खास तौर पर बी सेल ही बनाता है, इसलिए बी सेल का होना जरूरी है। तो यहाँ पे बी सेल ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहलाएगी, और ये है टी हेल्पर सेल 2। मैंने पिछले बार में टॉपिक में बताया था कि हेल्पर सेल दो प्रकार की है, टी हेल्पर सेल 1, टी हेल्पर सेल 2। तो टी हेल्पर सेल 1 जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहा था। अब टी हेल्पर सेल 2 जो है ये मदद करेगा, सहायता करेगा किसकी, बी सेल की, इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि किस तरह का कीटाणु आया है और किस तरह का एंटीबॉडी उसके खिलाफ डेवलप करना है, इस कार्य में हेल्प करेगा। अब देख सकते हैं इस फिगर में क्या बना है। आप देखो यहाँ पैथोजन है, ये पैथोजन ठीक पहले फिगर की तरह ही है, ये इनगल्फ कर रहा है, फेगोसाइटोसिस हो रही है, फेगोसोम बन गया, उसके बाद ये लाइसोसोम आके इससे फ्यूज कर रहा है। अगर मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा है तो आप लिख भी सकते हैं, ये लाइसोसोम हो गया आपका,
ये आपका हो जाएगा, दोनों मिक्स हो गया है तो फेगोसोम प्लस फेगोलाइसोसोम। तो देखिए ये जो बॉडी बना है ये फेगोसोम है, इसे हम कहेंगे फेगोसोम। फेगोसोम और लाइसोसोम मिल जाता है, एक कंपार्टमेंट बन जाते हैं तो फेगोलाइसोसोम कहते हैं। और इसमें मैंने बताया था जैसे कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या करेगा, पैथोजन जो है, बैक्टीरिया जो है उसका या वायरल जो है जो भी है उसको डाइजेस्ट करके उसका पेप्टाइड जो है रिलीज करेगा। तो ये जो है हमारा क्या है, एंटीजेनिक पेप्टाइड है। तो इसे हम लोग लिख भी सकते हैं एंटीजेनिक पेप्टाइड, जैसा कि पिछले फिगर में हम लोगों ने बनाया था एंटीजेनिक पेप्टाइड। मीनवाइल इसी दौरान क्या होता है, एक एमएससी सेकेंड जीन एक्टिवेट होती है और एमएससी सेकेंड जीन जो ट्रांसलोट होकर क्या करती है, एमएचसी सेकेंड रिसेप्टर का फॉर्मेशन करती है। तो ये एमएससी सेकेंड रिसेप्टर बन चुका है और इस पेप्टाइड को इस रिसेप्टर पर लोड करके मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट कर दिया गया और प्रेजेंट किया जा रहा है कि देखिए साहब इस तरह का बैक्टीरिया है, उसका पेप्टाइड ये है। अब ये बी सेल एंटीजन को प्रेजेंट करके जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि किस तरह का बैक्टीरिया है, किस तरह का एंटीजन है, इसके खिलाफ किस तरह का हम लोगों को एंटीबॉडी बनाना चाहिए। तो ये बी सेल इंक्वायरी करेगा, किस इंक्वायरी करेगा, हेल्पर सेल टी, यानी टी हेल्पर सेल 2 से। तो देखिए ये टी हेल्पर सेल 2 आया और उसने क्या किया, अपने टीसीआर की मदद से एमएससी सेकेंड रिसेप्टर से अटैच हुआ, पेप्टाइड से अटैच हुआ और CD4 से रिसेप्टर से अटैच हुआ। और इस अटैचमेंट को काफी देर होल्ड करके रखने के लिए ये सारे अटैचमेंट भी हो रहे हैं, ये सब एसेसरी अटैचमेंट हो गए। सिग्नलिंग भी होता है, लेन देन होती है। अब यहां से देखिए इंटरलिक्विन 12 छोड़ा गया है, इसका रिसेप्टर, इसमें सिग्नलिंग हुई, यहां से फिर कुछ मॉलिक्यूल छोड़े गए हैं और उसका ये रिसेप्टर है वो यहां सिग्नलिंग हो रही है। कुल मिला के यहाँ पे ये हो रहा है कि टी हेल्पर सेल 2 जो है आपकी, वो आपका इंफॉर्मेशन इसे प्रोवाइड कर रही है कि किस तरह का एंटीबॉडी बनाना है आपको, किस तरह का एंटीजन आया है। ठीक है, इसके पश्चात जब सिग्नलिंग हो जाती है आपस में तो ये बी सेल प्रोग्रामिंग करती है कि अब उसे डिवाइड होना है दो तरह के डाटा सेल्स में, एक होता है मेमोरी सेल और दूसरा होता है प्लाज्मा सेल। मेमोरी सेल जो होती है नाम जैसा कि है, ये मेमोराइज कर लेती है, मतलब इस सेल में ये स्टोरिंग हो जाता है इंफॉर्मेशन कि किस तरह का एंटीजन आया है और उसके खिलाफ किस तरह का एंटीबॉडी हम लोगों को बनाना है। जबकि प्लाज्मा सेल तुरंत उस प्रेजेंट टाइम में ही बहुत सारे एंटीबॉडी बनाकर उसे ब्लड पाइप में रिलीज कर देती है। अब आप देखिए ये तो फ्यूचर के लिए बन गया, भविष्य में अगर इस तरह का कीटाणु फिर से आता है तो अब ये पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ये मेमोरी सेल तुरंत एंटीबॉडी बना के उस पार्टिकुलर उस स्पेसिफिक कीटाणु के खिलाफ ब्लड में रिलीज कर देगा। तो अब ये जितने भी स्टेप जिसमें ये पहली बार इनकाउंटर हुआ था तब इसमें ये सब चीजें जरूरी होती हैं ताकि उसको पहचाना जा सके, समझा जा सके। जब ये काम हो चुका है तो नेक्स्ट इन्फेक्शन होता है, नेक्स्ट टाइम जब ये कीटाणु बॉडी में इनकाउंटरिंग होता है उस दौरान मेमोरी सेल डील करती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें टाइम लगता है लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता है, तुरंत क्या करता है एंटीबॉडी बनाकर रिलीज करने लगती है। खैर ये फ्यूचर यूज के लिए है, नेक्स्ट इन्फेक्शन के लिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए। अब प्राइमरी इन्फेक्शन में प्लाज्मा सेल जो क्या कर रही है, एंटीबॉडी रिलीज करके ब्लड पाइप में छोड़ दे रही है। ब्लड पाइप में एंटीबॉडी, और आप जानते हैं ब्लड पाइप में बहुत सारे बैक्टीरिया भी आ रखे हैं वही वाले, मतलब इस बैक्टीरिया कई कापी यहाँ पे हैं। अब ये एंटीबॉडीज ने क्या किया, बैक्टीरिया के सरफेस पे इपिटॉप होता है, ठीक है, ग्लाइकोपॉलिसैकेराइड्स होते हैं, उससे जाके ये एंटीबॉडी चिपक जाता है, लॉकिंग की लॉकिंग सिस्टम करते हैं। अब उसको चारों ओर से घेर लेते हैं और क्लंपिंग बनाने लगते हैं। जैसे ये क्लंपिंग बनाते हैं, WBC जैसे मैक्रोफेज है या आपका न्यूट्रोफिल है, नेचुरल किलर सेल है, ये सब ब्लड में घूमते रहते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको। ये आते हैं और इस एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स को खा जाते हैं, उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस तरह से क्या होता है, बैक्टीरिया का खात्मा हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे बैक्टीरिया को मारा गया लेकिन किसकी मदद से, एंटीबॉडी की मदद से। और यही हम लोग पढ़ रहे थे, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पे यही कार्य किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जितने भी डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, उन सबको रिकॉग्नाइज करने की पावर और कैपेसिटी आपके बी सेल के पास में है, टी हेल्पर सेल 2 के पास में है। ये दोनों मिलकर आपस में किसी भी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसके खिलाफ डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी बनाने की क्षमता रखते हैं। और फिर उस एंटीबॉडी की मदद से
वह पार्टिकुलर और स्पेसिफिक एंटीजन को बुरी तरह से मारा जाता है। आज के डेट में जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला है उसमें भी हम लोग वैक्सीन बनाने के चक्कर में, तो वो भी क्या कर रहा है, वहां पे भी हम लोग को एंटीबॉडी बनाना है, क्योंकि हम जो एंटीबॉडी बनाए वो स्पेसिफिक क्या हो, कोरोना वायरस के खिलाफ हो। तो यही उद्देश्य है, वैक्सीन तैयार किया जा रहा है। हम लोग इस पूरे सेशन में, इम्यूनोलॉजी सेशन में लास्ट टॉपिक भी है जिसमें मैंने आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताया, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, वो पढ़ेंगे हम लोग। वो कैसे होगा कार्य, कैसे पूरे दुनिया में आज के डेट में लोग कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, ये सारी मैकेनिज्म इस इम्यूनोलॉजी सेशन में हम लोग जानेंगे, और कैसे किया जाता है ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो था एडेप्टिव इम्यूनिटी, और एडेप्टिव इम्यूनिटी में दो तरह हमने देखा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो आज का लेक्चर, आज का क्लास यहीं पे हम लोग रोकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, कंफ्यूजन होने लगेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हो और इजिली डाइजेस्ट हो, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को आज यहीं पे रोकते हैं। अगले क्लास में मैंने जैसे पहले भी दे रखा था कि किसके बाद में क्या पढ़ाऊंगा, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे अटेंडिंग द क्लास।